तो आइए हम लोग एक नए वीडियो में आज उपस्थित हुए हैं। आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा क्लास 12th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है वंशागति और विविधता के सिद्धांत। पूरे 12th के बायोलॉजी में सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कहीं पर हार्मनेस नहीं है। अगर आप उसको एक सटीकता के साथ और ध्यानपूर्वक अगर आप कॉन्सेप्ट को लेते चलिएगा तो आपके लिए बेहद ही वो आसान हो जाएगा समझना। जहाँ तक आज का हमारा जो ये चैप्टर है इसकी बात होगी, तो ये चैप्टर और एक आपका इसके जो आगे का चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 6, जिसमें हम लोग डीएनए के बारे में जानेंगे, उसके गुणों के बारे में जानेंगे, उसके रचना संरचना के बारे में समझेंगे। ये 2 चैप्टर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं और इससे टर्नेबल क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं जो विद्यार्थियों को एग्जाम में परेशान करते हैं। अगर आप ध्यानपूर्वक इसे समझते हैं तो फिर बहुत आसान हो जाएगा इस चीज़ को समझना कि क्या है डीएनए और क्या है डीएनए की खासियत, कैसे कोई गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है और जब जाता है तो कैसे अपना प्रभाव दिखाता है, किस प्रभाव को हम लोग समझ पाते हैं। साथ ही क्रोमोसोम की क्या बारीकियां है, कोशिकाओं की भी कुछ चर्चा होंगी। तथा कथित तौर पर हम लोग इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। तो आज का हम लोग का जो चैप्टर है वह है वंशागति एवं विविधता का सिद्धांत। इसमें आप लोगों को 2 चीज समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा वंशागति और दिख रहा होगा आपको विविधता। इन दोनों चीजों का ही सिद्धांत पढ़ना है। जहां तक टॉपिक का नाम है वंशागति और विविधता के सिद्धांत, तो इसमें 2 ही चीज का सिद्धांत पढ़ना है। एक तो वंशागति का सिद्धांत पढ़ना है और दूसरा वंशागति से जो उत्पन्न होता है विविधता, उन विविधताओं के बारे में समझना है कि कैसे विविधताएं उत्पन्न होती है। अगर वंशागति नहीं होगी तो विविधता भी उत्पन्न नहीं होगी। इसका मतलब हुआ कि विविधता पूर्ण तौर पर निर्भर होता है वंशागति के ऊपर। विविधता तभी उत्पन्न होती है जब वंशागति होती है। तो वंशागति को समझने के लिए हम लोग कुछ प्रमुख बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें एक है हमारा आनुवंशिकता। कि आनुवंशिकता क्या है, हेरिडिटी क्या है, आनुवंशिकता किसको कहते हैं। तो समझिए, कोई भी जो गुण होता है हमारा, जो हमारे अंदर है, अगर वो उपार्जित नहीं है तो वो जन्मजात होगा। और जो जन्मजात है वो कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स का दिया हुआ है। उसमें से या तो वो गुण माता के अंदर से आया होगा या वो गुण हमारे पिता के अंदर से आया होगा। तो जो गुण हमें हमारे माता पिता से मिला हुआ है वही गुण हमारा है आनुवंशिक गुण। और यह गुण जो उनके पीढ़ी से हमारी पीढ़ी में स्थानांतरित हुआ है, जो संचरित हुआ है और इस संचरण के फलस्वरूप हमारे अंदर आया है, यही प्रक्रिया कहलाती है आनुवंशिकता। परिभाषिक तौर पर कहा जाता है कि आनुवंशिक गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना ही आनुवंशिकता है। किसी भी प्रकार के आनुवंशिक गुण का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना ही आनुवंशिकता है। और जो गुण जा रहा है वो आनुवंशिक गुण है, जो गुण जा रहा है वो आनुवंशिक गुण है। और इससे एक विज्ञान की शाखा बनती है कि जिस विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत जो जनक होंगे, जो पीढ़ी होगी, उनके बीच कुछ समान असमान गुण होते हैं। 100% वो समान नहीं हो सकता है, क्योंकि उस पीढ़ी के अंदर माता और पिता दोनों का गुण आ रहा है, तो वो दोनों के सिमिलर भी होगा और कुछ डिफरेंस भी होगा। तो जो समान असमान गुण हम लोग पढ़ेंगे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बारे में, जनक और संतति के बारे में, जिस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत, उसको हम लोग आनुवंशिकी कहते हैं। विज्ञान की उस शाखा को आनुवंशिकी कहते हैं, जेनेटिक्स कहा जाता है। तो मेरे ख्याल में आपको आनुवंशिकता, आनुवंशिक गुण और आनुवंशिकी समझ में आ गया होगा। और यही सब मिला जुला करके कहलाता है वंशागति। कि वंश के अंदर जितनी भी पीढ़ियां हैं उनके अंदर किस प्रकार के गुण आ जा रहे हैं वो वंशागति कहलाता है। वंशागति को समझाने के लिए सबसे पहले जिनका व्याख्यान हम लोग पढ़ते आ रहे हैं उनका नाम लेना बहुत उचित होगा। उस महान वैज्ञानिक का नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। ये महान वैज्ञानिक का जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया के ब्रून नामक स्थान पर
और ये पेशे से एक चर्च में पादरी थे और ये अपने उसी चर्च में अपने रिसर्च को किया करते थे और आनुवंशिकता को सुलझाने का भरसक ये प्रयास कर रहे थे। इनके दौर में बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये प्रयास को शुरू किया था, लेकिन उनके सिद्धांतों में, उनके प्रयासों में कुछ त्रुटियां रही होंगी जिनकी वजह से वो सफल नहीं हो पाए, और वही त्रुटि मेंडल साहब के सिद्धांत में नहीं रही थी, इसलिए वो सफल हो पाए। मेंडल साहब जिस चर्च में रहते थे उसमें जो गार्डन था, उस गार्डन में मटर के पौधे लगे हुए थे। उस मटर के पौधे में मेंडल साहब ने बहुत सारे मटरों को जब देखा और उसका अवलोकन किया तो उनको दिखा उसके अंदर कि बहुत सारी विविधताएं दिखी। जैसे कुछ पौधे लंबे थे, कुछ पौधे बौने थे, छोटे थे, कुछ पौधे का फूल सफ़ेद था, कुछ का फूल बैंगनी था, कुछ ऐसे पौधे थे जिनमें फूल शीर्ष पर फूल रहा था, किसी का अक्षीय था। किसी पौधे में उन्होंने देखा कि जो बीज हो रहा है वो पीला हो रहा है, किसी में हरा हो रहा है, किसी में उन्होंने देखा कि गोल हो रहा है, किसी में झुर्रीदार हो रहा है। इस प्रकार का बहुत सारा विविधता उन्होंने देखा और इन सारी विविधताओं को देखते हुए उन्होंने यह निर्णय किया कि मटर ही वह उत्तम पौधा होगा जिस पर वो आनुवंशिकता के प्रयोग को कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने मटर के पौधे का चुनाव किया। तो क्वेश्चन यहाँ से एक बनता है कि मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया? तो मटर के पौधे का चुनाव मेंडल ने इसलिए किया था क्योंकि मटर ही वो पौधा है जिसके अंदर सर्वाधिक विपरीत लक्षण पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि वर्तमान समय तक में ऐसा कौन सा पौधा पाया गया है जिसके अंदर सबसे अधिक आनुवंशिक विविधताएं पाई जाती है, आनुवंशिक गुण विपरीत लक्षण पाए जाते हैं, तो वो मटर का पौधा कहलाएगा, जिसके अंदर 7 जोड़े विपरीत लक्षण पाए जाते हैं। 7 जोड़े विपरीत लक्षण पाए जाते हैं। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो समझ में आता है कि मेंडल ने ऐसा क्या किया मटर के पौधे के साथ, किस प्रकार का उन्होंने वर्क फंक्शन को अपनाया कि वो सफल हुए। तो इसको समझने के लिए हम 2-3 बिंदु पर चर्चा करेंगे, जिसको आप ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा। एक तो आप जान ही चुके हैं कि उन्होंने मटर के पौधे का चुनाव किया। मेंडल अपने प्रयोग में सफल इसलिए है क्योंकि उन्होंने मटर के पौधे का चुनाव किया। एक रीजन तो ये था कि उन्होंने किसका चुनाव किया? मटर के पौधे का चुनाव किया, इससे वो सफल हुए अपने प्रयोग में। दूसरा कारण ये था कि उनकी कार्य प्रणाली सबसे उत्कृष्ट थी। उनकी जो कार्य प्रणाली थी, वर्क का जो प्रोसेस था, वो सबसे उत्कृष्ट था। जैसे आप समझिए, 7 जोड़े विपरीत लक्षण होने का मतलब है कि एक एक करके अगर हम अगुणित रूप में चलेंगे तो 14 गुण होंगे, और 14 गुणों को अगर हम एक साथ लेकर के चलेंगे, सभी पर एक साथ प्रयोग करेंगे, तो अगला पीढ़ी में उन सारे गुणों की बारीकियों को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि सारे गुण आए या नहीं आए, आए तो कितना % आए, कुछ छूटा, कितना आया नहीं आया, ये समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि एक टाइम पर केवल एक ही लक्षण को लिया कि अगर लंबा पौधा लेके चलना है तो लंबा पौधा का पर 3-4 पृथक उन्होंने प्रयोग कर लिया, बौना लेके चलना है तो बौना को 3-4 पृथक उन्होंने प्रयोग कर लिया, और सबका अलग अलग परीक्षण किया और देखा कि सारे गुण अलग अलग पीढ़ी में आते हैं या नहीं आते हैं। जब उन्होंने देखा कि लंबा पौधा जब रोपा गया तो उसका अगला पीढ़ी लंबा हुआ, उसका अगला पीढ़ी फिर लंबा हुआ, अगला पीढ़ी लंबा हुआ, उन्होंने इस अध्ययन को नोट कर लिया। तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि ये जो गुण इसके अंदर है वो हर एक पीढ़ी में जा रहा है, मतलब वंशागति हो रही है। तो एक एक करके लक्षण उन्होंने अपनाया, ये उनकी कार्य प्रणाली थी। तीसरा जो इनका था वो था कि इन्होंने संकरण की विधि जो यूज की थी, संकरण जो क्रॉस करवाया था, संकरण की विधि में वो उन्होंने विपुंसन को यूज किया था। संकरण की विधि में इन्होंने विपुंसन का उपयोग किया था, विपुंसन की प्रक्रिया का प्रयोग किया था। इसको हम लोग इमेस्कुलेशन कहते हैं अंग्रेजी के अंदर। विपुंसन क्या होता है तो समझिए, आप लोग पीछे रिप्रोडक्शन जब पढ़े होंगे तो आप लोग को पता चला होगा कि एक जो फ्लावरिंग प्लांट होता है बाइसेक्सुअल, उसमें नर भी होता है और मादा भी होती है, यानी आपका स्त्री केसर भी होता है और पुंकेसर भी होता है। तो अगर हम किसी पौधे को क्रॉस करवाना चाहते हैं किसी अलग टाइप के गुण वाले पौधे के साथ, तो विपुंसन की प्रक्रिया से करवा सकते हैं, जो मेंडल साहब किया करते थे। इसमें उन्होंने ये किया था कि किसी पुष्प के परागकोश को परिपक्व होने से पहले, अर्थात परागन की प्रक्रिया से पहले, परागकोश को काट करके वो हटा देते थे, और जो वर्तिकाग्र होता था उस पर वो कृत्रिम तौर पर परागन करवाते थे। किसी और के परागकणों को लाकर वर्तिकाग्र पर कृत्रिम तौर पर डालते थे और कृत्रिम से परागन करवाते थे, जिससे कि जो पीढ़ी होता था उसके अंदर दोनों अलग अलग गुण जाया करते थे, एक अलग तरह की वंशागति होती थी। तो ये जो प्रक्रिया होता था वो होता था विपुंसन।
ये उन्होंने उपयोग किया था। तो इससे भी स्पष्ट होता था कि किसी अलग टाइप का जो हमने पराकन डाला है उसके अंदर जो अलग टाइप का गुण है वो अलग पीढ़ी में गया या नहीं है, अगर गया तो वंशागति हुई। इस प्रकार से उन्होंने स्पष्ट किया वंशागति को बहुत अच्छे तरीके से। ये था उनका तरीका कि कैसे वो अपने वंशागति के प्रयोग में सफल हुए। इसके पश्चात उन्होंने वंशागति को और अच्छे तरीके से समझाने के लिए कुछ शब्दों का उपयोग किया, जिन शब्दों के बारे में हम लोग समझेंगे। बहुत सारे शब्दों का उन्होंने उपयोग किया था। इन शब्दों को अलग अलग वैज्ञानिकों ने बनाया है, लेकिन इन सारे शब्दों को उन्होंने अपने प्रयोग में बहुत अच्छे तरीके से उपयोग किया था और तभी से ये शब्द प्रयोग में चल रहे हैं। हम लोग क्या करके समझेंगे कि वो शब्द वगैरह है क्या। सबसे पहले हम लोग समझेंगे जिस शब्द के बारे में, वह है बहुत महत्वपूर्ण बिंदु जिसका नाम है जीन। जीन क्या है? हम लोग डीएनए को थोड़ा बहुत समझते हैं, बहुत सारे वीडियोस देखने से, बहुत सारे चीज़ों को समझने से डीएनए बहुत थोड़ा बहुत हम लोग सभी लोग जान चुके होते हैं कि डीएनए एग्जैक्ट है क्या। डीएनए को अगर एक बहुत बड़ा अणु मान लिया जाए या एक बहुत बड़ा पदार्थ मान लिया जाए, तो उसका जो एक इकाई होगा, उसका जो एक परमाणु होगा, जो सबसे छोटा भाग होगा ना, वो उसका जीन होगा। इसलिए डीएनए की इकाई को जीन कहा जाता है। डीएनए के अंदर जितने भी लक्षण होते हैं वो उसके जीनों पर ही निर्धारित होते हैं, जीनों से ही निर्धारित होते हैं वो। तो इसलिए डीएनए की इकाई को जीन कहा जाता है। और जब डीएनए आनुवंशिकता को रिप्रेजेंट करता है तो इस आधार पर आनुवंशिकता की इकाई को भी जीन ही कहा जाता है। तो अगर आपसे आनुवंशिकता की इकाई भी पूछेगा या फिर डीएनए की इकाई पूछेगा तो आपका जवाब जीन होगा, जीन होगा। ठीक है। जीन शब्द का पहला प्रयोग जोहानसन ने किया था, ध्यान रखेंगे। जीन शब्द का पहला प्रयोग जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। जीन के बाद जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो एलील आता है। जीन के बाद जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो एलील आता है। एलील क्या है? देखिए, एलील जो होगा हम लोग को पता है पहले से, 10th क्लास में भी हम लोग थोड़ा बहुत इसकी जानकारी ले चुके हैं। एलील जो होता है वह किसी भी प्रकार के क्रोमोसोम को जो हम देखते हैं ना, तो वो हमको जोड़ा में दिखता है। पीछे जैसे कि मैंने बताया, अभी आपने पढ़ा होगा 10th वगैरह में, क्रोमोसोम जोड़ा में होता है। तो जोड़ा में जो क्रोमोसोम हो रहा है वो दोनों जोड़ा में है जरूर, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों के बीच डिफरेंस होता है। तो दोनों जोड़ा में जो होते हैं ना, अगर डिफरेंस है दोनों के अंदर तो वो विषम युग्मजी एलील है। और अगर दोनों समरूप हैं, किसी भी अवस्था में अगर दोनों समरूप मिलते हैं तो वो समयुग्मजी होता है। तो वो समयुग्मजी होता है। अब जो हमारा जीन है, जिस जीन का जिस क्रोमोसोम पर निर्भरता होगी, अर्थात जिस क्रोमोसोम के अंदर जो जीन होगा, ठीक है, वो एक अलग प्रकार का क्रोमोसोम होगा। सपोज करते हैं एक एक्स टाइप का क्रोमोसोम है, इसके ऊपर कोई एच टाइप का जीन है। अगर इसी एक्स टाइप का कोई और अगर क्रोमोसोम मिलता है तो इसका यह एक वैकल्पिक प्रकार हो जाएगा, इसका यह एक ऑप्शन हो जाएगा, एक इसका टेम्पलेट हो जाएगा। तो इसको हम इसका एलील बोलेंगे, इसको हम इसका एलील बोलेंगे। इसलिए कहा जाता है कि डीएनए के या जीनों के, डीएनए का जो इकाई है उस जीनों के वैकल्पिक प्रकार को, उसके ऑप्शन को एलील कहा जाता है। जीन के ऑप्शनल जो एलिमेंट होते हैं उसको हम लोग एलील कहते हैं। एलील के बाद का जो टॉपिक हमारा आता है वो हमारा होता है प्रभावी गुण। प्रभावी गुण, ठीक है, प्रभावी गुण होता है। इसको हम लोग बोलते हैं डोमिनेंस कैरेक्टर, प्रभावी गुण। समझते हैं प्रभावी गुण क्या होता है? प्रभावी गुण उस गुण को कहते हैं जो हमारे जनकों से हमारे अंदर आता है और आने के पश्चात अपना प्रभाव दिखाता है। जब वो आएगा तो अपना प्रभाव दिखाएगा। जिस गुण के लिए वो आया है, जिस गुण से वो संबंधित है, वह गुण आपके अंदर आकर के वो दिखाएगा, तो उस गुण को हम लोग कहते हैं प्रभावी गुण। और इसके बाद आता है अप्रभावी गुण। अप्रभावी गुण, इसको हम लोग कहते हैं रिसेसिव कैरेक्टर। ये वो गुण होता है जो हमारे अंदर आता तो है, मौजूद भी होता है हमारे जीनोम के अंदर, लेकिन अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता है। तो वैसा गुण जो हमारे अंदर आए लेकिन अपना प्रभाव दिखा नहीं पाए, उन गुणों को हम लोग बोलेंगे अप्रभावी गुण। ठीक है। इसके बाद हमारा आता है एकल लक्षण। एकल लक्षण, इसको समझते हैं थोड़ा सा। एकल लक्षण क्या होगा, यूनिट कैरेक्टर क्या होगा? देखिए, एकल लक्षण वह गुण होता है जो बहुत पीढ़ियों के बीच जब संकरण होता है ना, तो जो अंतिम पीढ़ी होती है उसमें एक अलग प्रकार का गुण उत्पन्न हो जाता है
और वह गुण उसके किसी भी पेरेंट से मैच नहीं करता। तो एक ऐसा गुण जो उसके अंदर उपार्जित हो गया है, जो उसको आनुवंशिक तौर पर नहीं मिला लेकिन उसको अपने अंदर उत्पन्न हो गया, वह हो सकता है कि वातावरण के प्रभाव से उत्पन्न हो गया हो या किसी उत्परिवर्तन से उत्पन्न हो गया हो। तो वैसा गुण जो आनुवंशिक न हो लेकिन उसके अंदर पहले से मौजूद नहीं था लेकिन उत्पन्न हो गया और सबसे अलग गुण उत्पन्न हुआ, तो उस गुण को हम लोग बोलेंगे एकल लक्षण, उसको बोलेंगे हम लोग यूनिट कैरेक्टर। उसके बाद हमारा आएगा एकल लक्षण के पश्चात जो अगला टॉपिक वो आएगा F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी, F1 जनरेशन। F1 जनरेशन क्या है? देखिए, दो जनक लेते हैं, दोनों के बीच हम क्रॉस करवाएंगे और क्रॉस करवाने के बाद जो प्रथम पीढ़ी प्राप्त होगा, जो प्रथम पीढ़ी प्राप्त होगा उसको हम लोग F1 बोलेंगे। जैसे आपके पास दो जनक हैं और दोनों के बीच आपने क्रॉस करवाया और एक जो पहला पीढ़ी आपको प्राप्त हुआ दोनों के क्रॉस के पश्चात, वो आपका F1 पीढ़ी है। F1 पीढ़ी के पश्चात आता है F2 पीढ़ी। F2 पीढ़ी वह पीढ़ी है जो F1 पीढ़ी से प्राप्त होता है, अर्थात दो F1 पीढ़ी के जनक हैं और दो F1 पीढ़ी के जनक के बीच अगर क्रॉस करवाया जाए और दोनों F1 पीढ़ी के जनक के द्वारा जो पीढ़ी प्राप्त होगा अगला, वो F2 पीढ़ी कहलाएगा। बहुत लोग ये समझ पाते हैं कि एक व्यक्ति है, दो अलग अलग जनक है और दोनों का पहला जो हुआ वो F1, दूसरा हुआ वो F2। नहीं, उसका दोनों F1 ही है। F1 का जो अगला होगा वो F2 होगा, ध्यान रखेंगे इस बात को। इसके पश्चात हमारा आता है समयुग्मजी, इसको हम कहते हैं होमोजाइगस, समयुग्मजी। वही एक समान जो एलील होगा, जैसे XX है कहीं पर, YY है कहीं पर, एक समान अगर एलील है, एक समान क्रोमोसोम का आपने जोड़ा देखा हुआ है तो वो समयुग्मजी है। और अगर अलग अलग जैसे XY है या YX है, अलग अलग टाइप का आपका अगर क्रोमोसोम का जोड़ा है तो वो विषमयुग्मजी है, वो विषमयुग्मजी है। इसके पश्चात हमारा आता है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस क्या है वो समझते हैं। F1 पीढ़ी के बीच होने वाले क्रॉस को हम लोग कहते हैं टेस्ट क्रॉस। F1 पीढ़ी के जो जनक होंगे उनके बीच क्रॉस होगा तो उसको हम लोग टेस्ट क्रॉस कहेंगे। इसी टेस्ट क्रॉस को हम लोग परीक्षार्थ संकरण भी कहते हैं। बहुत बार इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, परीक्षार्थ संकरण, तो ध्यान रखेंगे कि आपसे एग्जाम में छूटे नहीं। टेस्ट क्रॉस को ही कहा जाता है परीक्षार्थ संकरण, जो F1 पीढ़ी के जनकों के बीच होता है उसको हम लोग टेस्ट क्रॉस कहते हैं। और इसके पश्चात आता है बैक क्रॉस। ये बैक क्रॉस क्या होगा? बैक क्रॉस वह क्रॉस है जो F1 पीढ़ी के जनक का उसके अपने पीछे वाले जनक से हो जाए। या आप ऐसे भी समझ सकते हो कि दो जनक हैं, दो जनकों के बीच क्रॉस हुआ और उससे F1 पीढ़ी प्राप्त हुआ और उस F1 पीढ़ी का फिर से क्रॉस उसके जनकों से करा दिया जाए, तो एक पीढ़ी वो पीछे आया, तो पीछे आया इसलिए कहलाया वो बैक क्रॉस। और ऐसा केवल प्लांट में होता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता है आपका जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या है? जीनोटाइप है किसी भी जीव के जीन की संरचना को, किसी भी जीव के जीन की संरचना को हम लोग जीनोटाइप कहेंगे, ठीक है। जैसे मान के चलिए किसी का XY है, किसी का XX है, किसी का YX है, सबका अलग अलग टाइप का अगर आपको जीन दिख रहा है तो ये जीनोटाइप कहलाएगा। इसी से प्राप्त होता है हमारा एक संकर और दो संकर क्रॉस का रेशियो, कि किसका जीनी अनुपात किस प्रकार का है, जो आप आगे हम लोग एक संकर क्रॉस में और दो संकर क्रॉस में देखेंगे, वहाँ पर आपको ये बेहतर समझ में आएगा। इसके बाद आता है हमारा फिनोटाइप। फिनोटाइप ये क्या है? तो किसी भी जीव का जो आनुवंशिक लक्षण होता है, उसका जो बाहरी रूप है, चाहे वो रंग का रूप हो, आकार का रूप हो, इसको हम बोलते हैं फिनोटाइप। वैसा लक्षण आनुवंशिक तौर पर का जो बाहर से दिखे उसको हम लोग बोलेंगे फिनोटाइप। इसका भी रेशियो हम लोग देखेंगे एक संकर क्रॉस और द्विसंकर क्रॉस में। इस प्रकार से कुछ तकनीकी जो शब्द थे मेंडल के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले अपने प्रयोग में, वो हमने चर्चा कर लिया। आप लोग वीडियो रिवाइंड करके एक बार और देख लेना, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जो यहाँ पर एक दो पॉइंट रह गया होगा त्रुटि, वो आपको जब सब क्रॉस बताएंगे वहाँ पर समझ में आपको आ जाएगा आसानी से। इसके पश्चात जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तब हम लोग चलते हैं ये चीज़ देखने के लिए कि एक संकर क्रॉस होता क्या है, एक संकर क्रॉस कैसे होता है। तो हम लोग अब बात कर लेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में कि विपुंसन के पश्चात विपुंसन की प्रक्रिया से उन्होंने किस प्रकार से एक संकर क्रॉस को समझाया था हमारे मेंडल साहब ने। तो हम लोग देखेंगे एक संकर क्रॉस को।
एक संकर क्रॉस को कहा जाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक संकर क्रॉस को कहा जाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ध्यान रखें, देखिए ये जो टॉपिक है ये एक जीन की वंशागति के अंतर्गत आता है। एक जीन की वंशागति के अंतर्गत आता है ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एक जीन की वंशागति का मतलब कि एक जनक से एक जीन ही अगला वंश में जाएगा। एक जनक से एक ही जीन अर्थात एक ही लक्षण अगला पीढ़ी में जाएगा। अर्थात दो जनकों के बीच एक एक लक्षण के आधार पर जो क्रॉस होता है, एक एक लक्षण के आधार पर जो क्रॉस होगा वो कहलाएगा हमारा एक संकर क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि दो जनकों के बीच एक एक लक्षण के आधार पर जो क्रॉस होगा वो कहलाएगा हमारा एक संकर क्रॉस। तो थोड़ा सा हम लोग क्रॉस को समझते हैं ध्यान से। देखिएगा, हम लोग दो प्लांट लेते हैं, दो जनक प्लांट लेते हैं। एक लेते हैं रेड फ्लावर, एक रेड फ्लावर लेते हैं। एक ऐसा पौधा है जिसका फूल लाल है, और एक ऐसा पौधा लेते हैं जिसका फूल व्हाइट है, व्हाइट फ्लावर। अब जब ये लाल है और ये उजला है तो लाल वाले के अंदर लाल होने का जीन होगा और उजला होने वाले के अंदर उजला होने का गुण होगा, जीन होगा। तो हम लोग इसको इंडिकेट कर लेते हैं कि इसके पास हमारा RR है जीन और इसके पास है WW। ठीक है, अब ये दोनों पेरेंट है, ये दोनों जो पीढ़ी है ये पेरेंट जनरेशन है, पेरेंट जनरेशन है। अब जहां तक आप समझ पाए हो, एक संकर क्रॉस इसमें बताया गया कि एक लक्षण के आधार पर होगा तो दोनों अपना अपना एक एक जीन देगा। अर्थात अगर इसके पास R के आधार पर हम करवा रहे हैं तो अपने पूरे R में से एक R देगा, ये एक लाल का लक्षण देगा और ये अपना एक W वाला लक्षण देगा। और दोनों जब यहाँ पर मिलेगा, दोनों के बीच जब क्रॉस होगा, दोनों युग्मन हो जाएगा दोनों का, तो जो जनरेशन बनेगा उसके अंदर दोनों का गुण आएगा RW। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे F1 जनरेशन, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, कि जनकों के बीच क्रॉस से जो प्रथम पीढ़ी बनती है वो एक संकर क्रॉस होता है। ठीक है, ये दोनों इसका गैमेट था और युग्मन से बना हमारा RW। ध्यान रखेंगे कि हम R जो माने हम लोग वो प्रभावी माने हैं और व्हाइट को अप्रभावी माने हैं। R डोमिनेंस है और व्हाइट रिसेसिव है। ठीक है, अब सपोज करो कि इतना ही काम, इतना ही क्रॉस हम एक जगह और करवाते हैं, तो यहाँ तो हमको एक F1 प्राप्त हुआ है, एक पीढ़ी है, लेकिन अगर इतना ही काम हम अलग करवाएंगे तो एक और हमारा RW प्राप्त होगा। तो उस RW को हम यहीं ले आएंगे और दोनों के बीच क्रॉस करवाएंगे। इसको हम लोग यहाँ डाल देते हैं और एक जो अलग हमने करवाया है सेम ही प्रोसेस उसको यहाँ डाल देते हैं, RW। अब ये दोनों एक संकर F1 पीढ़ी का जनक है, तो इसके बीच जो क्रॉस होगा वो कौन सा क्रॉस होगा? टेस्ट क्रॉस होगा, टेस्ट क्रॉस होगा, परीक्षार्थ संकरण होगा। अब इसका जो हम लोग गैमेट अलग करेंगे तो इसका R अलग होगा और इसका W अलग हो जाएगा, फिर इसका R अलग हो जाएगा और इसका भी W अलग हो जाएगा। फिर जब हम लोग युग्मन करेंगे इनसे उन दोनों में, फिर इनसे उन दोनों में, तो फिर हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार का हमारा F2 पीढ़ी प्राप्त होता है। फिर हम लोग समझ में आएगा ध्यान से। अगर हम इस R को लेकर के चलें तो इस R से जब हम इसका क्रॉस करवाएंगे, युग्मन करवाएंगे, तो दोनों R के रूप में हमारा प्राप्त होगा। फिर इस R से जब हम इस W को मिलाएंगे तो हमारा RW प्राप्त होगा। अब हमने इस R से उन दोनों का क्रॉस करवा दिया, अब W की बारी है। अब जब इस W से इस R को मिलाएंगे तो हमारा फिर से RW प्राप्त होगा और फिर इस W से इस W को मिलाएंगे तो हमारा WW प्राप्त होगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये R जो है बिल्कुल अपने इस जनक के समान है। ठीक है ना, तो ये हमारा हो जाएगा, और ये लाल था ना, ये हमारा हो जाएगा प्योर रेड, यानी ये पूर्णतः लाल होगा, क्योंकि इसके अंदर व्हाइट वाला एक भी जीन नहीं आया। इन दोनों के अंदर मिला जुला रूप है, भले ही R प्रभावी है लेकिन ये हाइब्रिड होगा, क्योंकि दोनों का गुण है इसके अंदर, तो ये संकर नस्ल में आ जाएगा, ये हाइब्रिड हो जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे हाइब्रिड रेड, क्योंकि रंग तो प्रभावी वाला दिखेगा तो लाल दिखेगा, इसलिए हाइब्रिड रेड।
ये भी होगा आपका हाइब्रिड रेड, और ये हमारा होगा प्योर, चूंकि इसके जैसा है तो प्योर व्हाइट हो जाएगा। और ये हमारा आ गया F2 जनरेशन, ये हमारा आ गया F2 जनरेशन। अब आप ध्यान से समझिए, हमने दो चीज़ आपको बताया था कि क्रॉस के टाइम में आपको समझ में आएगा कि जीनोटाइप क्या होता है और फिनोटाइप क्या होता है। अभी आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि जीनोटाइप क्या है और फिनोटाइप क्या है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्या पूछेगा, पहले एक दो उस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे आपसे पूछेगा एक संकर क्रॉस के F2 पीढ़ी में कितने पौधे प्राप्त होते हैं, तो आपको कहना है 4। जैसे आप देख पा रहे होंगे 1, 2, 3 और 4, कि एक संकर क्रॉस के F2 पीढ़ी में कुल 4 पौधे प्राप्त होते हैं। अब इनसे पूछेगा कि एक संकर क्रॉस के F2 पीढ़ी का फिनोटिपिक अनुपात क्या होता है और जीनोटिपिक अनुपात क्या होता है। ये दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब यही समझना है कि फिनोटाइप कैसे समझेंगे और जीनोटाइप कैसे समझेंगे। देखिए, हमने कहा था कि जीनोटाइप जो होता है वो जीन की संरचना को कहा जाता है, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ जीन। तो जीन की संरचना कैसी होती है वो समझेंगे हम लोग। यहाँ देखिए, इन दोनों का जीन एक समान है, तो ये एक टाइप का जीन हुआ, ये एक टाइप का जीन हुआ। इन दोनों का जीन एक समान है, इन दोनों का जीन एक समान है, तो दो जीन एक टाइप के हुए, और फिर इसका जीन एक समान है, ये एक टाइप का ये हुआ। तो आपका जो जीनोटाइप का अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 2 और 1, क्योंकि चार पौधे में एक पौधे का जीन अलग टाइप का, दो पौधे का जीन अलग टाइप का, फिर एक का जीन अलग टाइप का। तो इसका जो रेशियो बनेगा, आपका जीनोटाइप का रेशियो बनेगा जो इसका एक संकर क्रॉस का, वो हो जाएगा 1:2:1। एक संकर क्रॉस के दूसरी पीढ़ी का जो जीनोटाइपिक रेशियो होगा वो हो जाएगा 1:2:1। ये ध्यान रखेंगे। और जब हमसे फिनोटाइप का पूछेगा तो हमने आपको बताया था कि फिनोटाइप क्या होता है, किसी भी जीन का बाहरी रूप, किसी भी लक्षण का बाहरी रूप। तो जब हम बाहर से देखेंगे तो ये भी हमको लाल दिखेगा, ये भी लाल दिखेगा और हमारा ये भी लाल दिखेगा। तो 3 पौधा हो गया हमारा लाल और 1 पौधा हो गया उजला। तो देखने से 3 गो लाल और 1 हो गया उजला, तो हमारा ये अनुपात बन जाएगा 3:1। तो इस तरह से आपसे पूछा जाए जब कि एक संकर क्रॉस के F2 पीढ़ी का जीनोटाइपिक अनुपात, तो कहेंगे हम लोग 1:2:1 और फिनोटाइप तो 3:1। इस प्रकार आपका एक संकर क्रॉस का जो हमारा ये टॉपिक है वो समाप्त हो गया। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आएगा। ध्यान देंगे जब आप इस टॉपिक के ऊपर, आगे इसके बारे में चर्चा चलती रहेगी। आगे हम लोग का आएगा आदि संकर क्रॉस, इसके आगे ये चैप्टर लंबा है, बहुत सारे टॉपिक इसके अंदर हम लोग को पढ़ने हैं। एक एक करके हम सभी पर चर्चा करेंगे, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए आज यहीं पर ड्रॉप करेंगे। कल फिर आपको एक नया वीडियो देखने को मिलेगा।